नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल बाबा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के सोर्स के बारे में। मेनली इसमें दो तरह के सोर्स होते हैं, प्राइमरी लॉ के सोर्स और सेकेंडरी लॉ के सोर्स। प्राइमरी लॉ के सोर्स में आते हैं कुरान, सुन्ना या हदीस, इजमा। और सेकेंडरी लॉ में आते हैं कस्टम, जुडिशियल डिसीजन, लेजिस्लेशन, इक्विटी, जस्टिस एंड कॉन्साइंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कुरान के बारे में। द कुरान, जिसे अरबिक में क्यूरा बोला जाता है, मतलब टू रीड, ये पैगंबर मोहम्मद के परंपराओं को मुख्य ग्रंथ होते हैं। इसको अबू बकर यानी कि फर्स्ट खलीफ ने संग्रहित किया था। उस्मान यानी कि थर्ड खलीफ ने दोहराया किया। पैगंबर मोहम्मद को यह मैसेज गैब्रियल यानी कि एंजल ऑफ रेवलेशन द्वारा 23 साल की पवित्र गाथा में मिले। ये कुरान के आसपास 6000 श्लोक होते हैं, जिसमें से 200 श्लोक शादी विवाह के प्रक्रिया, पोषण से संबंधित मामले, पितृता का सम्मान यानी पिता का सम्मान, संपत्ति का दान, दवा और वारिसों सहित वैश्विक तथ्यों और प्रकाश डालते हैं। ये ग्रंथ कई ऐसी अभिशाप जैसे कि महिलाओं के बलाएं मारने, जुआ, लोभ और असंतुलित बहुभार्या को खत्म कर देने वाला ग्रंथ। इसके अलावा बच्चों और विकलांगों के हितों का रक्षा करने की सुविधा और महिलाओं के दर्जे को बढ़ाने की सुविधा भी इस ग्रंथ में है। तो ये थे कुरान के बारे में कुछ प्रमुख जानकारियां। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सुन्ना या हदीस। सुन्ना या हदीस ट्रेडिशंस के बारे में। सुन्ना या हदीस यानी पैगंबर मोहम्मद के प्राथमिक प्रथाओं को शामिल करता है, जो कि उनके उपयोगी उदाहरण होते हैं। इसमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन की प्रत्येक गतिविधि उत्तराधिकारी के द्वारा बोला गया शब्द, उनकी असह की सहमति, आदेश को सही रूप से मानते थे। सुन्नत उल क़ियाल यानी पैगंबर मोहम्मद के कहे गए शब्दों को शामिल किए जाते हैं। सुन्नत उल फ़ैल, ये उनके आचरण और व्यवहार को शामिल करता है। सुन्नत उल ताहिर, ये पैगंबर मोहम्मद के चुप रहने से प्रभावित होते हैं और ये उनकी सहमति की तरह माने जाते हैं। इन सुन्नत का प्रयोग मैनिपुलेटिव होने के भी सक्षम है, क्योंकि ये कुरान की तरह निश्चित नहीं है और राजनीति के लिए भी प्रयोग किए गए हैं, जैसे कि उमैयाद डायनेस्टी के समय में हुआ था। इसलिए ये सुन्नत अलग-अलग लोगों द्वारा संग्रहित किए गए और मुनसब के नाम पे ये जाने जाते थे। तो ये थे सुन्ना या हदीस के बारे में कुछ बातें। आगे बढ़ते हैं इजमा के बारे में। इजमा का अर्थ है समुदाय के प्राथमिक सदस्यों के कॉन्सेंस के शब्द। यह मुस्लिम लॉ के एक अहम तथा प्रमुख सोर्स है और इसके प्रमुख सदस्य कुरान और पैगंबर मोहम्मद द्वारा मान्यता प्राप्त है। इजमा के प्रमुख तीन होते हैं, जैसे फर्स्ट, किसी ज्यूरिस्ट ने अपने सहमति से निर्णय दिया। सेकंड, किसी विशेष समय पीरियड में मुजाहिद द्वारा किए गए निर्णय से सहमति प्राप्त हुआ। थर्ड, कॉम्पेनियन और ज्यूरिस्ट के साथ अवाम के सहयोग से सहमति प्राप्त। के अलावा इजमा के तीनों प्रकार अलग-अलग लोगों द्वारा सहित है और समुदाय की अभिव्यक्ति को प्रतिष्ठित किया गया। ओवरऑल इजमा मुस्लिम लॉ का प्रमुख सोर्स है, जिसमें समुदाय के प्राथमिक सदस्यों के कॉन्सेंस के माने जाते हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कियास। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें रूल्स और प्रिंसिपल को कुरान, सुन्नत और इजमा से एनालॉजी और इंटरप्रिटेशन के थ्रू डिडक्ट किया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कियास का मतलब। कियास अरबिक वर्ड है जो मेजरमेंट, अकॉर्डिंग या इक्वालिटी का सेंस देता है। इसका मतलब है किसी चीज को किसी स्टैंडर्ड के साथ मेजर करना या कंपेयर करना। सिंपल वर्ड में, इट्स द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ न्यू सिचुएशन विद द एग्जिस्टिंग वन टू फाइंड सिमिलरिटी एंड देन डिड्यूसिंग द रूल्स फॉर द न्यू सिचुएशन। कियास का यूज करके हम कुरान और सुन्नत में दिए गए लॉ को इंटरप्रेट करते हैं और उन्हें नए सिचुएशन पे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुरान में किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को डायरेक्ट हुक्म नहीं मिलता, तो हम कियास का यूज करके उस सिचुएशन के लिए एक लॉ एस्टेब्लिश कर सकते हैं बेस्ड ऑन सिमिलर सिचुएशन जो कुरान या सुन्नत में मेंशन्ड है। कियास का प्रोसेस डिडक्शन पर बेस्ड होता है। इस प्रोसेस के थ्रू हम लॉ डिस्कवर करते हैं और नए सर्कमस्टांसेस के लिए हुक्म एस्टेब्लिश करते हैं। यानी कि अगर कोई नई प्रॉब्लम अराइज होती है, तो कियास के जरिए हम
उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुरान, सुन्नत और इजमा की मदद से निकाला जाता है। अब सियाज के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनका मानना है कि अगर लॉ का स्कोप ब्रॉड या उसमें कुछ नए एस्पेक्ट्स इंक्लूड करना है तो ये सिर्फ ईमान के थ्रू ही किया जा सकता है, किसी और के थ्रू नहीं। उनके ये बिलीव है कि ईमान डिवाइन गाइडेंस से चलाते हैं, इसलिए वही बेस्ट पर्सन है लॉ में कोई भी एडिशन या मॉडिफिकेशन करने के लिए। तो दोस्तों ये था एक ओवरव्यू कियास के कॉन्सेप्ट का। इस कॉन्सेप्ट से हम ये समझते हैं कि इस्लामिक लॉ डायनेमिक है और इन्वॉल्विंग सिचुएशन के लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए कुरान, सुन्नत और इजमा के प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी सोर्स की, जिसमें सबसे पहले आते हैं कस्टम। ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट, कस्टम इन प्री इस्लामिक अरेबिया। सेकेंड, कस्टम अंडर इस्लाम। थर्ड, कस्टम आफ्टर द शरीयत एक्ट 1937। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वन के बारे में, कस्टम इन प्री इस्लामिक अरेबिया। इस्लाम के इस्लाम की इमरजेंस से पहले अरेबिया में कस्टम यानी कि रिवाज सोसाइटी की सोशल लाइफ, रिलीजन और मोरालिटी का बेस हुआ करता था। कस्टम ने सोसाइटी को गाइड किया, कैसे लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, क्या सही है क्या गलत है। उस वक्त रिलीजन भी पूरी तरह से इन कस्टम पर ही आधारित था। बेसिकली उस एरा में कस्टम ही लोगों की जिंदगी के हर पहलू को शेप करते थे। सेकेंड, बात करते हैं कस्टम अंडर इस्लाम। अब जब इस्लाम आया तो ये सारी चीजें चेंज हो गई। प्रॉफेट मोहम्मद ने अरेबिया पेनिनसुला में एक नई रिलीजन को मोरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जो कि कुरान और हदीस पर आधारित था। इंटरेस्टिंगली प्रॉफिट ने प्री इस्लामिक कस्टमरी लॉ को पूरी तरह से रिपीट नहीं, इस्लाम के अंडर कस्टम्स को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा गया। इनफैक्ट इस्लाम में कस्टम को सच एक सोर्स के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। इस्लामिक लॉ और टीचिंग ने उस वक्त के कस्टमरी प्रैक्टिस को रिफाइन किया और कुछ कस्टम को पूरी तरह से रिजेक्ट भी कर दिया। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पे, जो कि है कस्टम आफ्टर द शरीयत एक्ट 1937। अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ पे 1937 का शरीयत एक्ट काफी सिग्निफिकेंट है। इस एक्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को कोडिफाई किया और इसके बाद कस्टमरी प्रैक्टिस की लीगल वैलिडिटी में चेंज आया। शरीयत एक्ट के आने के बाद एडॉप्शन, विल और लेगेसी जैसी स्पेसिफिक मैटर को छोड़कर कस्टम को सेक्शन 2 के अंडर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। यानी इन मैटर पर शरीयत ही एप्लीकेशन होगी, न कि कोई और कस्टमरी प्रैक्टिस। लेकिन जो मैटर सेक्शन 2 के अंडर फेल नहीं करते, उन पर कस्टम अब भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो दोस्तों ये था एक ब्रीफ डिस्कशन रोल ऑफ कस्टम प्री इस्लामिक अरेबिया से लेकर शरीयत एक्ट 1937 तक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है जुडिशियल डिसीजन इन मुस्लिम लॉ। जब हम मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो इसमें कई बार ऐसे कॉम्प्लेक्स इशू उठते हैं जहां क्लियर टेक्स्ट या प्रोविजन मौजूद नहीं होते। ऐसे केस में इंडिया जुडिशरी का रोल क्रूशियल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्साइंस के प्रिंसिपल को अप्लाई किया। यह प्रिंसिपल जुडिशरी को गाइड करते हैं कि किसी तरह से फेयर और जस्ट डिसीजन लाई जा सके जब लॉ में एबगिलिटी हो। जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्साइंस का मतलब क्या है? ये तीनों प्रिंसिपल एसेंशियली गाइड करते हैं कि किसी भी लीगल मैटर में फेयरनेस, इम्पार्शियली और एथिकल कंसिडरेशन को ध्यान में रखा जाए। खास करके जब मुस्लिम लॉ में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन ना हो, तब कोर्ट इन प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। जुडिशरी ने कई बार अपने जजमेंट में इन प्रिंसिपल का यूज किया है ताकि लीगल और एथिकल दोनों तरह से सही डिसीजन लिया जा सके। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट केस की, जिसने इंडिया में मुस्लिम पर्सनल लॉ को रीडिफाइन किया। सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल की थी, जिसमें उन्होंने ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को चैलेंज किया। सायरा बानो का कहना था कि सायरा बानो का कहना था कि कई ऐसे प्रैक्टिस ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बल्कि महिलाओं के राइट्स के अगेंस्ट भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बहुत ध्यान से सुना और आखिरकार 2017 में ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी। कोर्ट ने कहा कि कई प्रैक्टिस नाइदर इस्लाम है और ना ही मोरल। कोर्ट ने जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्साइंस के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए
फैसला दिया कि ट्रिपल तलाक जैसी प्रैक्टिस अनफेयर है और उन्हें मुस्लिम वुमेन के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट माना जाएगा। सायरा बानो केस का इम्पैक्ट सिर्फ एक स्पेसिफिक केस तक सीमित नहीं है। इसने पूरे देश के मुस्लिम वुमेन्स के राइट को स्ट्रेंथन किया। इस जजमेंट ने भी क्लैरिफाई किया कि इंडियन जुडिशरी जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्साइंस के प्रिंसिपल को मुस्लिम लॉ के कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई कर। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिखाता है कि जुडिशरी का रोल कितना इम्पोर्टेंट है, खासकर जब कोई क्लियर लीगल प्रोविजन ना हो। तो दोस्तों ये था एक डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ जुडिशियल डिसीजन इन मुस्लिम लॉ। इसके साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है लेजिस्लेशन इन मुस्लिम लॉ। स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे कैसे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने मुस्लिम लॉ को मॉडिफाई किया ताकि वो प्रेजेंट नीड को कैटर कर सकें। मुस्लिम लॉ, जो कि सेंचुरी पुराना है, टाइम के साथ साथ इवॉल्व होता रहा, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती गई वैसे वैसे कुछ रूल और रेगुलेशन आउटडेटेड होते गए। ऐसे में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने कई इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन पास की ताकि मुस्लिम लॉ को मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई। इन लेजिस्लेशन का मेन एम था कि वह पुराने रूल को अडेप्ट करें ताकि वो करंट सोशल, इकोनॉमिक्स और लीगल सिनेरियो में भी रेलेवेंट रहें। अब बात करते हैं शरीयत एक्ट 1937 की, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन है। इस एक्ट का मेन पर्पस था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को कोडिफाई किया जाए, यानी कि एक यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाए जिसके तहत मुस्लिम अपने पर्सनल मैटर को सॉल्व कर सकें। शरीयत एक्ट के पहले कई जगहों पर कस्टमरी लॉ अप्लाई होते थे जो कि काफी इनकंसिस्टेंट थे। इस एक्ट के इंश्योर किया कि इनहेरिटेंस, मैरिज और अदर पर्सनल मैटर स्ट्रिक्टली इस्लामिक प्रिंसिपल के तहत ही रिसॉल्व किए। इन शॉर्ट, शरीयत एक्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को यूनिफॉर्मिटी दी और इंश्योर किया कि कस्टमरी प्रैक्टिस की जगह इस्लामिक प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए। बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 की। यह एक्ट मुस्लिम वुमेन के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इससे पहले मुस्लिम वुमेन को अपने मैरिज से लीगली अलग होने में काफी चैलेंज का सामना करना पड़ता था। इस एक्ट ने स्पेसिफिक ग्राउंड डिफाइन किए जिसके बेसिस पे मुस्लिम वुमेन अपने मैरिज को डिसॉल्व कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड बिना किसी वैलिड रीजन के 4 साल से एब्सेंट है या वो अपनी वाइफ को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वाइफ कोर्ट में जाकर मैरिज को डिसॉल्व करवा सकती है। इस लेजिस्लेशन ने वुमेन्स के राइट्स को स्ट्रेंथन किया और इंश्योर किया कि उन्हें मैरिज लाइफ को कंट्रोल करने का लीगल मैकेनिज्म हो। इस लेजिस्लेशन का ओवरऑल इम्पैक्ट ये हुआ कि मुस्लिम लॉ को मोर रेलेवेंट और बनाया जा सके, खास करके मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। शरीयत एक्ट और डीएमएमए जैसी लॉ ने इंश्योर किया कि पुराने रूल्स को जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो चुके थे उन्हें अडेप्ट करें, मोर फेयर और जस्ट सोसाइटी क्रिएट की जा सके। लेजिस्लेशन का ये कंटिन्यूअस प्रोसेस सो दैट लॉ इज नॉट स्टैटिक, इट इवॉल्व्स विथ टाइम टू मीट द नीड ऑफ द पीपल। तो दोस्तों ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू हाउ लेजिस्लेशन इन मुस्लिम लॉ हैव इवॉल्व ओवर टाइम टू मीट प्रेजेंट नीड। इसके साथ आगे बढ़ते हैं इक्विटी, जस्टिस और कॉन्सेंस इन मुस्लिम लॉ। ये वो प्रिंसिपल हैं जो तब अप्लाई होते हैं जब किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर साइलेंट होते हैं। तो चलिए डाइव करते हैं इस फैसिनेटिंग टॉपिक में। मुस्लिम लॉ एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लीगल सिस्टम है, लेकिन कई बार कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में लॉ साइलेंट होते हैं, यानी कि कोई क्लियर रूल या गाइडेंस नहीं होती। ऐसे केस में प्रिंसिपल और इक्विटी, जस्टिस और कॉन्साइंस को अप्लाई किया जाता है। इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस, यानी कि ऐसा अप्रोच जो कि हर किसी के साथ न्याय करे। जस्टिस का मतलब है न्याय, जो कि फेयरनेस और इक्विटी पर आधारित होता है। कॉन्साइंस का मतलब होता है इंसान का नैतिक कंपास, यानी किसी सही और गलत की समझ। जब लॉ किसी पॉइंट पर साइलेंट होते हैं तो इन प्रिंसिपल को अप्लाई करके एक फेयर और जस्ट डिसीजन लिया जाता है। अब बात करते हैं अबू हनीफा की, जो एक हनीफी सेक्शन के फाउंडर माने जाते हैं। अबू हनीफा एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल एक्सपाउंड। जब किसी केस में रूल ऑफ लॉ पूरी तरह से अप्लाई नहीं हो पाता तो उसे सेट असाइड किया जा सकता है ताकि पार्टिकुलर केस की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके।
प्रिंसिपल का मतलब ये है कि लॉ को रिजिडली अप्लाई करने की बजाय केस स्पेसिफिक सॉल्यूशन निकालना ताकि जस्टिस सर्व हो सके। यहाँ अबू हनीफा ने एनालॉजी और रीजनिंग को इम्पोर्टेंस दी, यानी कि अगर किसी सिचुएशन में एग्जिस्टिंग लॉ से पूरी तरह से न्याय नहीं हो पाता है तो इक्विटी और जस्टिस के प्रिंसिपल को अप्लाई करके फेयर डिसीजन लिया जा सकता है। अब अगर हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो आज भी कोर्ट इन प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं जब लॉ साइलेंट होता है या जब कोई स्पेसिफिक रूल एग्जिस्टिंग नहीं होता। इंडियन जुडिशरी में भी मुस्लिम लॉ के कॉन्टेक्स्ट में कई बार जस्टिस, इक्विटी और कॉन्साइंस के प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है। ये प्रिंसिपल इंश्योर करते हैं कि हर केस में फेयरनेस और जस्टिस प्रिवेल करे, भले ही कोई स्पेसिफिक प्रोविजन। ये अप्रोच फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और इंश्योर करता है कि हर केस में जस्टिस सर्व हो, इवन जब लॉ साइलेंट हो। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल डिस्कशन ऑन इक्विटी, जस्टिस और कॉन्साइंस इन मुस्लिम लॉ पे। ये प्रिंसिपल डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि लॉ सिर्फ रिजिड रूल का सेट नहीं है, बल्कि फेयरनेस और जस्टिस की वैल्यू पर भी आधारित है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं आप और कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।